साउथ इंडिया नीड मोर किड्स, ये कहना है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का। Chandrababu Naidu has urged people in South India. ఎంతమంది బిడ్డలుంటే అంత ఆస్తి మనందరికీ। अब ये सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ पूरा भारत एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन से परेशान है और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने तक की बात हो रही है, वहीं चंद्रबाबू नायडू आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स को और ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। वेल, इसका राज छुपा है सदर्न स्टेट्स की डेमोग्राफी में। देखिए, ये पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 स्टेट्स की लिस्ट है और आप देख सकते हैं कि टॉप 5 स्टेट्स में भारत की 70 करोड़ पॉपुलेशन रहती है और उनमें से एक भी सदर्न स्टेट नहीं है। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन नॉर्दर्न स्टेट की कंपैरिजन में ऑलरेडी काफी कम है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू की माने तो सदर्न स्टेट की प्रॉब्लम है कि इस कम पॉपुलेशन में भी वर्किंग एज पॉपुलेशन का नंबर बहुत तेजी के साथ रिड्यूस हो रहा है, जबकि ओल्ड एज पॉपुलेशन का नंबर बढ़ रहा है, जिसका रीजन वो बताते हैं TFR को, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। पॉपुलेशन बढ़ाने की बात करने वाले चंद्रबाबू नायडू अकेले लीडर नहीं है, बल्कि इसी के बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने भी अपनी जनता को यही सलाह दी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि व्हाई नॉट एम फॉर 16 चिल्ड्रन। पर दोस्तों, ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है जिसकी वजह से ये लीडर्स ऐसी बातें कर रहे हैं? आखिर TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट का स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ाने या कम करने का क्या रिलेशन है? क्यों सदर्न स्टेट्स इस TFR को लेकर इतना ज्यादा परेशान है? आखिर इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझे तो TFR का मतलब होता है कि एक विमेन अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। जैसे कि अगर TFR 2.5 है तो उसका मतलब ही कि एक विमेन अपने लाइफ टाइम में 2.5 बच्चे, या दूसरे शब्दों में कहें तो 10 विमेन अपने लाइफ टाइम में 25 बच्चों को जन्म देंगी। आइडियल TFR 2.1 माना जाता है, जिसका मतलब है कि आने वाली जनरेशन करंट जनरेशन को परफेक्टली रिप्लेस कर सकती है, जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। इसीलिए 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर TFR 2.1 से कम होगा तो उसका सीधा सा मतलब होगा कि करंट जनरेशन खुद को रिप्लेस करने के लिए इनफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर रही है और इसकी वजह से पॉपुलेशन में आउटराइट रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर TFR 2.1 से ज्यादा है तो करंट जनरेशन खुद को ज्यादा तेजी से रिप्लेस करेगी, यानी पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ेगी। यह एक बड़ा इंसाइट ये है कि TFR 2.1 से नीचे जाने की सिचुएशन में बच्चे पैदा होने का रेट कम होता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में यंगर एज पॉपुलेशन का नंबर कम होगा, जबकि दूसरी तरफ करंट जनरेशन ओल्ड हो जाएगी और ओल्डर जनरेशन का नंबर काफी तेजी से बढ़ेगा। करेंटली दोस्तों, ग्लोबली फर्टिलिटी रेट्स में बड़ा डिक्लाइन हुआ है और 1950 में जहां एवरेज चिल्ड्रन का नंबर 5 था, वहीं 2021 में ये फिगर 2.2 हो गया है। प्रोजेक्शन सजेस्ट करते हैं कि 2050 तक ग्लोबल TFR 1.8 हो जाएगा। अगर इंडिया की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि पिछले 70 सालों में भारत में भी TFR बहुत तेजी के साथ रिड्यूस हुआ है। जहां 1950 में इंडिया का TFR 6.18 था, तो वहीं 1980 में ये 4.6 हुआ और 2021 में ये 1.9 हो गया है। लेकिन जब हम पूरे भारत में स्टेट वाइज TFR देखते हैं ना, तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मेघालय भारत के ऐसे स्टेट्स हैं जिनका TFR आज भी रिप्लेसमेंट लेवल से ज्यादा है। लेकिन अब जरा सदर्न स्टेट्स की तरफ एक नजर डालिए। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.8 का TFR है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में सिर्फ 1.7 का TFR। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सदर्न स्टेट्स की सिचुएशन ज्यादा अलार्मिंग है। हालांकि नॉर्थ इंडिया में भी सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में नॉर्दर्न स्टेट्स भी इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। अब इस TFR रिड्यूस होने के लिए कई रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर फैमिली प्लानिंग को लेकर अवेयरनेस जनरेट हुई है। हमारे देश की महिलाएं भी आज के दौर में एजुकेटेड हैं और उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज से लेकर चाइल्ड हेल्थ और फ्यूचर प्लानिंग की पूरी अंडरस्टैंडिंग है। गवर्नमेंट ने भी फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स को काफी पुश किया है और लोगों को यह संदेश दिया है कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं। एक और रीजन है कि अब शादियां लेट होने लगी हैं। लोग पहले करियर में सेटल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और उसके बाद शादी और बच्चों का सोचते हैं।
डिलेड मैरिज के चलते फर्स्ट प्रेगनेंसी लेट होने लगी है। पहले जहां वुमेन अपना पहला बच्चा मिड 20s में प्लान कर लेती थी, तो वहीं अब मिड टू लेट 30s में ये प्लानिंग होने लगी है। इसकी वजह से फर्स्ट चाइल्ड के बाद कम ही लोग सेकंड या थर्ड बच्चे के लिए ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जॉब मार्केट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेंटली जॉब मार्केट काफी अनसर्टेन है और अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। ऐसे में जब जॉब सिक्योरिटी ना हो तो ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए भला कौन से पेरेंट रेडी होंगे। ऊपर से लगातार बढ़ते इन्फ्लेशन ने लोगों को और ज्यादा बच्चे पैदा करने से डिस्करेज किया है, क्योंकि बच्चों की डिमांड्स, उनकी डेली नीड्स, एजुकेशन, इन सब चीजों को फंड करने के लिए आज के समय में अच्छे खासे पैसे चाहिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से इंडियन पॉपुलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई हैं, जैसे ओबेसिटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग और पॉल्यूशन। इन सब फैक्टर्स के चलते कपल्स में इनफर्टिलिटी का रेट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी टीएफआर डिक्लाइन हो रहा है। मगर अब सवाल यह है कि डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट की वजह से अगर पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि कम पॉपुलेशन हो तो और अच्छी बात है और इसीलिए इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखनी चाहिए। देखिए, टीएफआर रिड्यूस होने की वजह से दो मेन प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं। पहला प्रॉब्लम, एजिंग पॉपुलेशन। इसे और आसानी से समझने के लिए लेट्स डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू 3 ग्रुप्स। पहला ग्रुप का नाम है ए। ये उस पॉपुलेशन का ग्रुप है जो 15 साल से नीचे है। ये पॉपुलेशन का वो पार्ट है जो अपने लाइवलीहुड के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होती है। दूसरा ग्रुप बी, ये उस पॉपुलेशन का ग्रुप है जो 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक के एज ब्रैकेट में आती है। ये वो पॉपुलेशन है जिसे वर्किंग एज पॉपुलेशन कहा जाता है। ये पॉपुलेशन काम करती है, पैसे कमाती है और टैक्स भरती है। थर्ड ग्रुप है सी। ये उस पॉपुलेशन का ग्रुप है जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है। ये पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड के लिए या तो अपनी फैमिली या केयर टेकर पर डिपेंडेंट होती है और या फिर गवर्नमेंट पर। यहाँ गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी से मतलब है पेंशन और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज। अब जब टीएफआर रिड्यूस होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि थर्ड ग्रुप वाली पॉपुलेशन का नंबर तेजी से बढ़ता है, जबकि वर्किंग एज पॉपुलेशन का नंबर रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल भारत में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ए ग्रुप इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 30.9% है, बी ग्रुप 60.7% और सी ग्रुप 8.4% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं प्रोजेक्शन बताता है कि 2036 में ए ग्रुप का पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होके 19.8%, बी ग्रुप का इंक्रीज होके 65.1% और सी ग्रुप का इंक्रीज होकर 15% पर पहुंच जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ यंग एज पॉपुलेशन का परसेंटेज रिड्यूस होगा तो वहीं ओल्ड एज पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ेगा। और सदर्न स्टेट में ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। 2011 में आंध्र प्रदेश की 25.3% पॉपुलेशन ए ग्रुप में, 64.6% पॉपुलेशन बी ग्रुप में, जबकि 10.1% पॉपुलेशन सी ग्रुप में आती है। तो वहीं 2036 में ए ग्रुप की पॉपुलेशन रिड्यूस होके हो जाएगी 15.7%, सी ग्रुप की पॉपुलेशन इंक्रीज होके हो जाएगी 18.9%। तो वहीं वर्किंग एज पॉपुलेशन 65.4% के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह कर्नाटका में वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, जबकि यंग पॉपुलेशन 9% रिड्यूस हो जाएगी और ओल्ड एज पॉपुलेशन लगभग 8% बढ़ेगी। बात करें तमिलनाडु की तो वहां वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, जबकि यंग एज पॉपुलेशन में 7% का रिडक्शन और ओल्ड एज पॉपुलेशन में 10% का इंक्रीज देखा जाएगा। अब जहां एक तरफ यंग पॉपुलेशन का रिड्यूस होना अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि ये पॉपुलेशन आगे चलकर वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा बनती है और अगर इस ग्रुप का परसेंटेज रिड्यूस होता है तो आने वाले समय में वर्किंग एज पॉपुलेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ ओल्ड एज पॉपुलेशन का इंक्रीज होना अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन है और ये समस्या दोस्तों अकेले भारत की नहीं है बल्कि बहुत सारी कंट्रीज की है और उसका सबसे प्राइम एग्जांपल है चाइना। चाइना ने अपने हाई फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को एस्टैब्लिश किया था, जिसकी वजह से बच्चों का नंबर रिड्यूस हुआ। इसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर कंडीशंस इंप्रूव होने के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई, साथ ही मोर्टेलिटी रेट में भी डिक्लाइन देखा गया, जिसके चलते इसका इंपैक्ट चाइना की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2080 तक चाइना की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन 60 प्लस एज की होगी और ये परसेंटेज दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 45% की ओल्ड एज पॉपुलेशन के साथ जापान सेकंड नंबर पर और लगभग 35% की ओल्ड एज के साथ यूएसए थर्ड नंबर पर होगा। लेकिन इस लिस्ट में अगला नंबर भारत का है, जिसकी लगभग 34% पॉपुलेशन ओल्ड एज होगी।
ओल्ड एज पॉपुलेशन की वजह से इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन की डिमांड्स रिलेटिवली कम होती है और डिमांड कम होने का मतलब है कंजम्पशन में कमी, जो इकोनॉमी को स्लो कर देगा और ये किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव साइन है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जापान, जो डिफ्लेशन की सिचुएशन को फेस कर रहा है, मतलब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इमर्ज होती है पॉपुलेशन के कम होने से, वो है पार्लियामेंट सीट्स का डिलिमिटेशन। देखिए, लोकसभा में किस राज्य के कितने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे, इस बात का डिसीजन पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। यानी जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, वहां से उतने ही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में जाते हैं। अब जैसे कि यूपी की पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारत में मैक्सिमम है, इसीलिए यहां से 80 रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा के लिए इलेक्ट होते हैं। लेकिन पॉपुलेशन लगातार चेंज होती रहती है और इसीलिए टाइम के साथ लोकसभा में सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर को भी चेंज करना पड़ता है। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर और बाउंड्रीज को फिक्स करने की प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहते हैं। इस डीलिमिटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करती है डीलिमिटेशन कमीशन, जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है और अभी तक इसे 4 बार सेटअप किया जा चुका है, 1952, 63, 73 और 2002 में। अब डीलिमिटेशन का प्रोसेस ईयर 2026 के बाद फर्स्ट सेंसस के लिए शेड्यूल्ड है, यानी 2031 सेंसस में जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से वहां पर लोकसभा सीट्स डिसाइड होंगी। नॉर्दर्न स्टेट्स जिनका टीएफआर ज्यादा है, वहां रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर और भी ज्यादा हो जाएगा और ये स्टेट्स डिसीजन मेकिंग में डोमिनेट करेंगे। लोकसभा मेंबर्स का करंट नंबर 543 है, जो एस्टिमेट्स के मुताबिक 753 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट जहां 80 हैं, वो बढ़कर 128 हो जाएंगी। वहीं बिहार से 40 की जगह 70 रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा पहुंचेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश से 29 की जगह 47, महाराष्ट्र से 48 की जगह 68 और राजस्थान से 25 की जगह 44 लोकसभा मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन चूंकि सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन को तो डिक्लाइन हो रही है, इसीलिए देयर आर हाई चांसेस कि लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी कम हो जाएगा। कर्नाटका की सीट 28 से इंक्रीज होकर सिर्फ 36 हो पाएंगी, जबकि तेलंगाना की सीट 17 से बढ़कर मात्र 20 हो पाएंगी। आंध्र प्रदेश की 25 से 28 और तमिलनाडु की 39 से 49। केरला की सीट्स तो इवन रिड्यूस होकर 20 से 19 हो जाएंगी। तो जब सदर्न स्टेट्स का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नॉर्दर्न स्टेट्स के मुकाबले कम होगा, तो नेशनल डिसीजन मेकिंग में उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा। शायद यही रीजन है कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा था कि सदर्न स्टेट्स को पिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो इन स्टेट्स ने सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग स्कीम्स और इनिशिएटिव लेकर इंडिया के पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, वहीं दूसरी तरफ इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिड्यूस किया जा रहा है, जो कहीं भी फेयर नहीं है। दोस्तों, सदर्न स्टेट के लीडर्स अभी से ही इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है और इसको अभी ही एड्रेस करना पड़ेगा, ताकि आगे चल के सदर्न स्टेट्स की हालत चाइना जैसी ना हो। हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पुराने लॉ को भी खत्म कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनके 2 से कम बच्चे हों। यानी अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तो लेजिस्लेशन बनाने पर विचार कर रही है ताकि पेरेंट्स 2 से ज्यादा बच्चे करने के लिए मोटिवेट हो। इसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडी, असिस्टेंस और बाकी फैसिलिटीज देकर भी पेरेंट्स को और बच्चे करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सॉल्यूशन जितने आसान दिख रहे हैं ना, उतने हैं नहीं। देखिए, अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में जो भी इंसेंटिव देना चाहती है वो सक्सेसफुल होते भी हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांसेस कम है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सदर्न इंडिया की एजुकेटेड और अवेयर पॉपुलेशन के बीच कम बच्चे पैदा करना एक सोशल नॉर्म बन चुका है। ठीक उसी तरह जैसे चाइना में गवर्नमेंट की 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद एक बच्चा ही सोसाइटी का नॉर्म बन गया था, और इसीलिए जब चाइना डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्राइसिस को फेस कर रहा था तो उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी को हटाया। उसके बावजूद लोगों की रिप्रोडक्शन हैबिट्स चेंज नहीं हुई, बल्कि गवर्नमेंट को सोसाइटल नॉर्म्स बदलने के लिए पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी और फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ी। सेकेंडली, इस प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इन स्टेट के डिलिमिटेशन कंसर्न्स को सॉल्व किया जाए। यानी अगर इन स्टेट को लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस होने का डर है, तो डिलिमिटेशन में इन स्टेट्स को स्पेशल कंसेशन दिया जा सकता है। एग्जांपल के लिए, अगर लार्जर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में ये डिसाइड किया जाता है कि 20 लाख लोगों की पॉपुलेशन के लिए एक लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो लो फर्टिलिटी रेट वाले स्टेट्स में 10 लाख की पॉपुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जा सकता है। इससे सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में इंक्रीज किया जा सकता है। इसके साथ अगर ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है, तो
पार्लियामेंट में डिसीजन मेकिंग के दौरान सदर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की वोट वैल्यू को बढ़ा के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने स्टेप्स बताए, सॉल्यूशंस बताए, ये भी इतने आसान नहीं है। वो क्यों? देखिए, इस स्टेप से सदर्न इंडिया के लोगों की वोटिंग वैल्यू बढ़ रही होगी, तो वहीं नदर्न इंडिया के लोगों की वोटिंग वैल्यू घट भी रही होगी, बिकॉज ये एक रिलेटिव चीज है। इसीलिए ये इशू अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तभी निकल पाएगा जब हम इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करेंगे और सभी स्टेक होल्डर्स सेम पेज पर आकर इस कंसर्न को जेन्युइनली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये था मेरा टेक सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को लेकर। अगर आप सदर्न स्टेट से हैं या फिर आप इवन नॉर्दर्न स्टेट से हैं, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरी प्रॉब्लम को लेकर? कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है? कैसे जो वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर घट रहा है उसको मेंटेन किया जा सकता है? और कैसे जो डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कम होने की प्रॉब्लम है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे सब जगह शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा